कोल्ड वॉर मतलब कि जो युद्ध बर्फीली जगह पे हो, बस कुछ भी। जोक सपाट डिस्कस करते हैं कोल्ड वॉर असल में थी क्या। तो भाई कोल्ड वॉर को जानने से पहले ना हमें विश्व युद्धों के बारे में जानना पड़ेगा। विश्व युद्धों, हाँ विश्व युद्धों। दो वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। ड्यूरेशंस क्या थी इनकी? वर्ल्ड वॉर वन की ड्यूरेशन थी 1914 से 1918। वर्ल्ड वॉर टू की ड्यूरेशन क्या थी? 1939 से 1945। आगे बात इतनी समझ, अभी कुछ ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है। वर्ल्ड वॉर टू में दो टीम्स थी, टीम्स कह सकते हो। टीम्स कैसे? जैसे अगर कोई भी वी आर सपोजिंग अब मैच हो रहा है किसी के साथ, वर्ल्ड वॉर टू को समझो कि मैच है, क्रिकेट का मैच हो रहा है आराम से, ठीक है। दो टीम्स हैं, एक साइड पे टीम, एक साइड की टीम में उसके प्लेयर्स, दूसरी साइड की टीम में उसके प्लेयर्स। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर टू में पूरा जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। मतलब एक पावर्स भी कह सकते हो, एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर्स वाली साइड पे कौन था? यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन। एक्सिस पावर वाली साइड पे कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। और वर्ल्ड वॉर टू खत्म कैसे हुई? और एक और बात बता दूं कि वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई ना, कोल्ड वॉर तब से स्टार्ट हो गई। ये कैसे भैया कि एक युद्ध खत्म नहीं हो रहा दूसरा स्टार्ट हो जा रहा? डिस्कस करेंगे यार, पहले अभी देखते हैं। वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी जब यूएसए ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। क्या एटॉमिक बॉम्ब के नाम थे वो? लिटिल बॉय और फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे। किसने गिराए थे? यूएसए ने। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी। और एक और बात बता दूं कि वो एटॉमिक बॉम्ब इतने डेंजरस थे ना कि आज भी वो जहां वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो जनरेशन है ना, उसमें कुछ ना कुछ जैसे कह सकते हो डिसेबिलिटीज हैं अभी भी, वो जो जहां पे वो जनरेशन अभी भी वहां पे है। समझ रहे कि इतने डेंजरस बॉम्ब थे। और आज के समय में तो उससे मतलब कई गुना ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब डेंजरस है। समझ रहे हो कि वर्ल्ड मतलब वॉर की क्या डिस्ट्रक्टिवनेस होती है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक आ गया, हम अभी प्रेजेंट के ऊपर देखते हैं। अब देखो वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गई। अब यहाँ पे दो ओपिनियंस निकल के आए। एक निकल के आए अमेरिका के क्रिटिक्स, एक निकल के आए अमेरिका के सपोर्टर्स। दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। अमेरिका के जो क्रिटिक्स है ना, उन्होंने कहा कि ये यूएसए जानता था कि जापान इज गोइंग टू सरेंडर। सरेंडर मतलब वो हार मानने वाला था। ये जानते हुए भी अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम्स गिराए, ठीक है। कि ये पता था अमेरिका को कि जापान इज गोइंग टू सरेंडर, बल्कि ये जानते हुए फिर क्यों गिराए? अगर फॉर एग्जांपल दो बंदे लड़ रहे हैं, इस बंदे को पता है, मतलब इस हाथ को पता है कि ये हाथ हारने वाला है, तो ये पहले कहते हैं ना ये हारने तो वाला है, मुझे क्या दिक्कत है, क्या ही मैं पंगा लूं। लेकिन अमेरिका ने किया है। ये क्रिटिक्स का मानना है। ऐसा नोबडी नोज दैट इट इज ट्रू और नॉट, इट इज ओनली अ पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स इसलिए गिराए क्योंकि दे डिड नॉट वांट कि अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं या जो अमेरिका के लोग हैं वो और ज्यादा लाइव्स लॉस्ट करें। समझ आ रही है बात? ये दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई, कोल्ड वॉर शुरू हो गई। पहली बता दो कि कोल्ड वॉर थी किन किन कंट्रीज में? यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब भाई तुम कहोगे कि भैया जी ये तो एक ही टीम में थे, इनमें कैसे लड़ाई हो गई? भैया जी टीम में भी दरारें होती हैं कभी कभार। अगर टीम में दरार है ना, तो तुम्हारी टीम शॉर्ट टर्म में तो जीत सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं जीत सकती वो टीम। कभी समझ में आया? ये डिस्कस करेंगे कैसे हुआ, अब वो डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, एलाइड पावर्स जीत गई, एक्सिस पावर हार गई। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई, मतलब दो सुपर पावर्स आई एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर, यूएसए और यूएसएसआर। अब भाई तुम पूछोगे, दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि एलाइड पावर्स में तो भैया जी चार कंट्रीज थी, फ्रांस और ब्रिटेन भी था, वो क्यों नहीं सुपर पावर्स इमर्ज हुई? यही बात ज्यादातर बंदे जो वो बता नहीं पाते, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने क्वेश्चन किया तभी मुझे पता लगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है। फ्रांस एंड ब्रिटेन इसलिए सुपर पावर्स नहीं इमर्ज हुई क्योंकि उनको वॉर में डिस्ट्रक्टिव जैसे कह सकते हैं उनका लॉस बहुत हो गया था, जिस कारण वो सुपर पावर्स बनी नहीं। उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो सुपर पावर्स बन सके। दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग एज यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए एंड यूएसएसआर वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी अ सुपर पावर। समझ रहे हो?
अगर इस बात को और क्लैरिटी से समझना ना तो आओ बोर्ड पे चलते हैं। तो भाई देखो हम डिस्कस करते हैं कि क्यों फ्रांस और ब्रिटेन सुपर पावर्स इमर्ज नहीं हुए। देखो दिस इज वन कंट्री, दिस इज सेकंड कंट्री। इस कंट्री के भी 4 सोल्जर हैं, इस कंट्री के भी 4 सोल्जर हैं। इस कंट्री के सोल्जर का नाम यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। वैसे ये 5 बन गए, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। वैसे इसके 3 थे, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। ये चीज हमें समझ आया। देखो जीता कौन? अलाइड पावर्स जीते, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि इस कंट्री के सोल्जर्स घायल नहीं हुए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर 2 कंट्रीज में युद्ध हुआ है तो अगर एक कंट्री जीतती है तो मतलब उसका ये नहीं है कि उसके सोल्जर्स घायल नहीं हुए, उस कंट्री को लॉस नहीं हुआ। एंड रिमेंबर वन थिंग, वॉर हैज ऑलवेज प्रूव टू बी नेगेटिव। वेदर कोई भी बंदा जीतता है चाहे हारता है, जो जीतता भी है ना उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वॉर में हमेशा नुकसान होता है, दोनों साइड से नुकसान होता है, और कभी भी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं कि वॉर किसी साइड के लिए बेनिफिशियल हुई हो। नुकसान होता है, चाहे थोड़ा सा हो चाहे कम हो, नुकसान तो होता ही है भाई, ठीक है। सेम वॉज इन द केस ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन। इनको वॉर के कारण इतना ज्यादा लॉस हो गया था कि इनमें भाई अब जान नहीं बचेगी, ये घायल हो गए थे, घायल सोल्जर्स की तरह थे। कि एक कंट्री में ये जीत बेशक गई है अलाइड पावर्स, लेकिन ये घायल भी हो गए, इसके 2 सोल्जर्स घायल हो गए और ये 2 इनमें जान बची है। दे आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट इमर्ज एज सुपर पावर्स। और दूसरी बात ये कि 1945 की बात हो रही है और 1947 में ब्रिटिशर्स जो थे ना वो भारत छोड़ के बोरिया बिस्तरा चले जाने थे। जो फ्रांस और ब्रिटेन ने कॉलोनीज बना के रखी थी ना, अपना कॉलोनियल जो इनकी गवर्नमेंट थी, वहां से इनका बोरिया बिस्तरा निकल रहा था कई कंट्रियों से। इस कारण इनका जो सिस्टम था दैट वाज आल्सो बिकमिंग वीक। दैट वाज द रीजन दे डिड नॉट इमर्ज एज द सुपर पावर। अब यूएसए एंड यूएसएसआर निकल के आई 2 सुपर पावर्स। अब इनमें कोल्ड वॉर का रीजन क्या था? अगर कोल्ड वॉर हुई तो रीजन क्या था? रीजन वॉज आइडियोलॉजीज, एंड यहां से कोल्ड वॉर की डेफिनेशन निकलती है। कोल्ड वॉर वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। अब बात समझ में आई कोल्ड वॉर क्या थी। आइडियोलॉजीज क्या है? डिफरेंट ओपिनियंस या बिलीव्स अपने कह सकते हो कि मेरी आइडियोलॉजी ये है, तेरी आइडियोलॉजी ये है, मेरी थिंकिंग ये है, उसकी थिंकिंग ये है। दैट वाज कोल्ड वॉर। थिंकिंग की वॉर थी। और एक थिंकिंग किस मतलब क्या कौन सी थिंकिंग के ऊपर थी? ये थी कि एक सिस्टम को कैसे चलाना है। 2 तरह के सिस्टम चल सकते हैं, 3 तरह के चल सकते हैं। दैट इज कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या सोशलिज्म भी उसको कह सकते हैं, या मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां से था यूएसए, इधर था यूएसएसआर। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म? कैपिटलिज्म इज नथिंग, सिंपल सी बात समझो कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर है, जहां पे सारा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। यूएसए में प्राइवेटाइजेशन है, ये कह सकते हो कि कैपिटलिज्म है वहां पे। मतलब क्या कि यहाँ पे जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है ना सोसाइटी की, वो यहाँ पे निग्लेक्ट हो रही हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कहां से आएगा? कि जिस चीज की डिमांड होगी तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगा। समझ आए? यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो डिमांड कर रहे हैं ना ज्यादा। अब जो पुअर है वो तो इतनी डिमांड करते नहीं, उनको तो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए काम हो रहा है, और यहाँ पे पुअर सेक्शन जो है वो निग्लेक्ट हो रहा है। दैट वाज कैपिटलिज्म। अब कम्युनिज्म में हर एक चीज स्टेट के कंट्रोल में है, बिल्कुल ऑपोजिट कैपिटलिज्म के। कम्युनिज्म इज डायरेक्टली ऑपोजिट, है ना, डायरेक्टली इनवर्स रिलेशन में है ना, ये डायरेक्टली ऑपोजिट टू कैपिटलिज्म। बिल्कुल ही अलग है कम्युनिज्म का सिस्टम। सब कुछ स्टेट के हाथ में है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। जो प्रॉपर्टी है आपकी प्राइवेट, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। दैट वाज कम्युनिज्म कि सब कुछ स्टेट के हाथ में है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वालिटी है सोसाइटी में, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। दैट इज अ टर्म यूज्ड फॉर मतलब कह सकते हो इक्वल सोसाइटी में जहां पे इक्वालिटी है। दैट वाज द 2 आइडियोलॉजीज ऑफ दीज 2 सुपर पावर्स, जिस कारण इनमें कंफ्लिक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी।
समझ आई बात? अब एक और चीज, इनके साथ कुछ कंट्रीज भी जुड़ने शुरू हो गई। जैसे वही है ना, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था कि अलाइड पावर्स के साथ एक अलग उनकी टीम, एक्सिस पावर की अलग एक टीम। अब ये भी एक वैसी वॉर की सिचुएशन बन रही थी, बट इट नेवर टर्न्ड इनटू एन हॉट वॉर। हॉट वॉर इज नथिंग बट जब एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं दो ओपोनेंट्स, दैट इज हॉट वॉर। ये कोल्ड वॉर मतलब कि ये वॉर जैसे, मतलब वॉर को ना ऐसे छू के आ गई, वॉर हुई नहीं लेकिन काफी चीजें, मतलब कह सकते हो कि वॉर की तादाद पे थी लेकिन वॉर हुई नहीं, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ कोल्ड वॉर। और दूसरा इसको वॉर ऑफ नर्व्स भी कहा जाता है। समझ आई बात? कहां पे थे? हाँ, कि एलाइज बनने लग पड़े, इनके साथ कंट्रीज जुड़ने लग पड़ी, उन कंट्रीज को क्या कहा जाता है? एलाइज। अब भाई आप पूछोगे कि ये दोनों कंट्रीज भी तो आपस में लड़ सकती थी, कि अगर किसी को बताना है कि पूरी वर्ल्ड पे मेरी आइडियोलॉजी चलेगी, मेरी आइडियोलॉजी सही है, क्योंकि ये लड़ किसके ले रहे थे? इसी के लिए लड़ रहे थे कि हाँ ये मेरी आइडियोलॉजी सही है, पूरे वर्ल्ड को मेरी आइडियोलॉजी अपनानी चाहिए। तो आप पूछोगे ये दोनों लड़ क्यों नहीं सकती थी कंट्रीज आपस में? बिकॉज ये दोनों ही सुपर पावर्स थी और इनके पास इतने ज्यादा वेपन्स थे ना कि फॉर एग्जांपल अगर यूएसए यूएसएसआर के ऊपर हमला कर भी देता है ना, तो यूएसएसआर के पास इतने वेपन्स आराम से बचे होंगे कि यूएसएसआर यूएसए के ऊपर वापस हमला कर दे, और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी थी। एंड वाइस वर्सा, हियर कम्स द लॉजिक ऑफ deterrence. When both powers have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much of destruction that neither can afford war. हम वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 ही बननी थी, क्योंकि एलाइज भी साथ में जुड़ रहे थे, अलग अलग कंट्रीज भी, एक अलग ही वॉर बनती और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना था क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थी। दैट इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेटरेंस, इसको ध्यान में रखना। अब रिवाइज कर लें पूरा एक सम अप, क्योंकि हमने समझ तो लिया क्या था, एक ओवरव्यू मिल गया चैप्टर का, स्टार्टिंग अच्छे से हो जाएगी चैप्टर की। समझ ले, कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुई, कैसे हुई? 1939 से 1945 की ड्यूरेशन है। एलाइड पावर्स थी, एक्सिस पावर्स थी। एलाइड पावर वाली साइड पे यूएसए यूएसएसआर और फ्रांस एंड ब्रिटेन, एक्सिस पावर वाली साइड पे जर्मनी इटली जापान। एंड कैसे हुई? यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए। बॉम्ब्स के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूएसए एंड यूएसएसआर। इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, दैट वाज कोल्ड वॉर, इज आल्सो नोन एज आइडियोलॉजिकल वॉर। यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म। आई बात समझ में? दूसरा, ये वो अगर किसी को प्रूव करना था पूरे वर्ल्ड को कि मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है, तो ये आपस में क्यों नहीं एंगेज हुई? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। हियर कम्स द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इनके साथ अलग अलग इनके एलाइज जुड़ने लग पड़े। हियर इज, हमने एक ओवरव्यू ले लिया पूरे चैप्टर का कि क्या कोल्ड वॉर थी, कैसे स्टार्ट हुई, मतलब क्या क्या चीजें हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एनसीईआरटी में पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दिया हुआ है, बट आई फील दैट कोल्ड वॉर पहले जानना इज मोर इंपॉर्टेंट, तभी आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस समझ में आएगा। सो दिस वाज फॉर द होल वीडियो, थैंक यू।